तो आज हम इसी के बारे में आपको सारे कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अबीगैल 2024 की अमेरिकी वैम्पायर हॉरर फिल्म 5 है, जिसका निर्देशन मैट बेटिनेली-ओल्पिन और टायलर गिलेट ने किया है और पटकथा स्टीफन शील्ड्स और गाय बुसिक ने लिखी है। 1936 की यूनिवर्सल क्लासिक मॉन्स्टर्स फिल्म ड्रैकुला की बेटी पर आधारित और उसका पुनर्मूल्यांकन। इस फिल्म में अलीशा वियर ने काउंट ड्रैकुला की बेटी की भूमिका, उनके साथ मेलिसा बेरेरा, डैन स्टीवंस, कैथरीन न्यूटन, विल कैटलेट, केविन डूरंड, एंगस क्लाउड और जियानकार्लो एस्पोसिटो भी है। अप्रैल 2023 में ड्रैकुला डॉटर के रीबूट के विकास की घोषणा की गई थी, जिसमें बेटिनेली-ओल्पिन और गिल्लेट निर्देशक के रूप में जुड़े थे और शील्ड्स और बुसिक को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। यह भी घोषणा की गई थी कि यह फिल्म बेटिनेली-ओल्पिन, गिल्लेट और चैड विलेला के रेडियो साइलेस प्रोडक्शंस, जेम्स वेंडरबिल्ट, पॉल नेइंस्टीन और विलियम शेराक के प्रोजेक्ट एक्स एंटरटेनमेंट और ट्रिप विंसन की विंसन फिल्म्स के बीच सहनिर्माण होगी। उसी महीने बेरेरा को कास्ट किया गया। अगले महीने वियर, स्टीवंस, न्यूटन, डूरंड, क्लाउड और कैटलेट को काम पर रखा गया और जून में एस्पोसिटो ने मुख्य कलाकारों को शामिल किया। मुख्य फोटोग्राफी उस महीने डबलिन, आयरलैंड में शुरू हुई थी, लेकिन 2023 सैगाफ्त्रा हड़ताल के कारण जुलाई की शुरुआत में इसे निलंबित कर दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुआ। यह आखिरी फिल्म थी जिस पर क्लाउड ने अपने जीवनकाल में काम किया, क्योंकि 31 जुलाई 2023 को अपने दृश्यों को पूरा करने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह फिल्म उन्हें समर्पित है। ब्रायन टायलर, जो बेटिनेली-ओल्पिन और गिल्लेट के लगातार सहयोगी थे, को फिल्म के स्कोर की रचना और संचालन के लिए काम पर रखा गया था। एबिगेल का विश्व प्रीमियर 7 अप्रैल 2024 को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में होगा और इसे 19 अप्रैल 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। कथानक: 6 अपराधी बैले डांसर एबिगेल को पकड़ लेते हैं, जो न्यूयॉर्क में एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड व्यक्ति की बेटी है, और उसे एक सुनसान हवेली में ले आते हैं। मुखबिर लैम्बर्ट के नेतृत्व में समूह को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट नहीं करने के लिए कहा जाता है। रैट पैक से प्राप्त छद्म नामों का उपयोग करते हुए समूह में पूर्व सेना चिकित्सक और नशे की लत से उबर रहे जॉय, पूर्व एनवाईपीडी जासूस फ्रैंक, धनी हैकर सैमी, समाजोपैथी ड्राइवर डीन, मरीन स्नाइपर रिकल्स और मंदबुद्धि कनाडाई माफिया प्रवर्तक पीटर शामिल है। 24 घंटे के बाद प्रत्येक को $7 मिलियन का चेक प्राप्त होगा, बशर्ते वे एकमात्र कार्य पूरा करें: एबिगेल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जॉय को एबिगेल की देखभाल करने के लिए भेजा जाता है, और जैसे जैसे वे बंधन में बंधते हैं, जॉय बताता है कि उसका एक बेटा है। डीन सैमी के साथ असफल रूप से फ्लर्ट करने के बाद वह बेसमेंट में प्रवेश करता है और एक अदृश्य हमलावर द्वारा घसीटा जाता है। सैमी उसकी चीखें सुनता है, लेकिन केवल एक सिरहीन लाश पाता है। फ्रैंक अबीगैल का सामना करता है और यह जानने की मांग करता है कि उसका पिता कौन है। यह पता लगाने पर कि अबीगैल का पिता क्रिस्टोफ लाजर है, जो एक खतरनाक अपराधी है। रिकल्स बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घर की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और उन्हें अंदर जाने से रोक देती है। जैसे ही वे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशते हैं, रिकल्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फ्रैंक पीटर को अबीगैल को मारने के लिए कहता है, जॉय उसे रोकता है। झगड़े के दौरान अबीगैल अचानक एक पिशाच में बदल जाती है, जिससे समूह डर कर भाग जाता है। परेशान होकर समूह इस बात पर चर्चा करता है कि अबीगैल को कैसे मारा जाए, क्योंकि गोलियों से उसे कोई नुकसान नहीं होता। 4 में से 3 लोग अबीगैल को डीन के शव के साथ नाचते हुए पाते हैं और लहसुन, डंडे और क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर कोई असफल साबित होता है। वे एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और जॉय अपहरण के लिए पहले उन्हें दिए गए ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग करने का सुझाव देता है। वे फिर से अलग हो जाते हैं और सैमी अबीगैल के पूर्व पीड़ितों से भरे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। यह साबित करता है कि फिरौती की योजना पूरी तरह से एक जाल थी। चारों अबीगैल को खोजने और उसे शांत करने में कामयाब होते हैं, हालांकि इससे पहले कि वह सैमी को काट ले। जागने पर अबीगैल प्रत्येक जीवित अपहरणकर्ता की पहचान और पिछली कहानी बताती है।
वे फ्रैंक को उसकी निगरानी का जिम्मा सौंपते हैं। अबीगैल आसानी से अपने अस्थायी पिंजरे से बाहर निकलती है और उसका गला गोंदना शुरू कर देती है। जॉय एक खिड़की से लकड़ी के तख्तों को फाड़ देता है और उसे सूरज की रोशनी में उजागर करता है, जो उसकी कमजोरी बन जाती है। रात होने से पहले केवल कुछ घंटे बचे होने पर समूह बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अलग हो जाता है। सैमी अचानक अबीगैल के नियंत्रण में एक पिशाच में बदल जाता है और पीटर को मारने से पहले उसे खाता है। फिर अबीगैल सैमी को फ्रैंक और जॉय पर हमला करने के लिए कहती है, जिससे जॉय उसे परावर्तित सूर्य की रोशनी से नष्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय करने की उम्मीद में जॉय और फ्रैंक हवेली के नियंत्रण कक्ष को ढूंढते हैं और लैम्बर्ट से मिलते हैं, जो एक पिशाच के रूप में सामने आता है। लैम्बर्ट बताता है कि उसे अबीगैल ने अपने पिता को धोखा देने के लिए बदल दिया था और अबीगैल को मारने में मदद करने के लिए फ्रैंक को बदलने की पेशकश करता है। फ्रैंक स्वीकार करता है, लेकिन लैम्बर्ट के बदल जाने के बाद उसे मार देता है और अबीगैल को अपने वश में कर लेता है और उसका खून पीता है, जिससे उसकी नई क्षमताएं बढ़ जाती है। फिर वह जॉय को बताता है कि वह उसे काटने के बाद उसे अपने नियंत्रण में एक पिशाच में बदलने का इरादा रखता है। जॉय फ्रैंक के नियंत्रण का विरोध करता है और अबीगैल के साथ मिलकर काम करता है, अंततः उसे मारने में कामयाब हो जाता है। फ्रैंक के मर जाने के बाद जॉय पिशाच के अभिशाप से मुक्त हो जाता है। वह जाने लगती है, लेकिन अबीगैल के पिता अंदर आ जाते हैं। वह उसे धमकाता है, लेकिन जब अबीगैल उसके सामने खड़ी होती है और बताती है कि उसने उसकी जान बचाई है, तो वह नरम पड़ जाता है और उसे जाने की अनुमति देता है। जॉय अपने बेटे को खोजने के लिए एस्टेट से निकल जाती है, खुद को लॉलीपॉप खिलाती है। कास्ट: मेलिसा बेरेरा जॉय के रूप में 6, फ्रैंक के रूप में डैन स्टीवंस 1, 7, अलीशा वियर अबीगैल के रूप में 8, विल कैटलेट रिकल्स के रूप में 1, कैथरीन न्यूटन सैमी के रूप में 9, केविन डूरंट पीटर के रूप में 10, 1, एंगस क्लाउड डीन के रूप में 1, जियानकार्लो एस्पोसिटो लैम्बर्ट के रूप में 11, 1। अप्रैल 2023 में यह बताया गया कि रेडियो साइलेंस प्रोडक्शंस यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक राक्षस थ्रिलर फिल्म विकसित कर रहा था, जिसमें मैट बेट्टिनेली ओल्पिन और टायलर गिलेट निर्देशन के लिए जुड़े थे, जिसमें चैड विलेला प्रोजेक्ट एक्स एंटरटेनमेंट में विलियम शेरक, पॉल नेस्टीन और जेम्स वेंडरबिल्ट के साथ निर्माता के रूप में काम कर रहे थे, जबकि स्टीफन शील्ड्स और गाय बुसिक पटकथा लिखेंगे। इस परियोजना को द इनविजिबल मैन 2020 या रेनफील्ड 2023 के दृष्टिकोण के समान यूनिवर्सल क्लासिक मॉन्स्टर्स पात्रों में से एक का आधुनिक समय का रूपांतरण बताया गया था, जिसमें सिनॉप्सिस को पौराणिक राक्षस विद्या पर एक अनूठा कदम और क्लासिक पात्रों का जश्न मनाने के लिए एक नई दिशा का प्रतिनिधित्व करने के रूप में वर्णित किया गया था। मूल रूप से 5वीं स्क्रीम किस्त की रिलीज के बाद बेट्टिनेली ओल्पिन और गिल्लेट की अगली परियोजना होने का इरादा था। बाद में कहा गया कि इस परियोजना का मूल नाम ड्रैकुला की बेटी था, 1936 की फिल्म के समान नाम जिस पर यह आधारित है। 8 यूनिवर्सल ने दोहराया कि जब उन्होंने द ममी 2017 के साथ एक विलक्षण निरंतरता पर विचार किया था, तो प्रत्येक रिलीज डरावनी शैली में निहित रहेगी, जिसमें बजट, रेटिंग या शैली पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वे एक साझा परस्पर ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, जो प्रत्येक फिल्म को अपने दम पर खड़ा होने की अनुमति देता है। यह नई दिशा फिल्म निर्माता द्वारा संचालित है, जो इन पात्रों के लिए मूल, साहसिक विचारों वाले अभिनव फिल्म निर्माताओं को कहानियों को विकसित करने और उन्हें पेश करने के लिए आमंत्रित करती है। 6, 8, 7, 10 जनवरी 2024 में फिल्म को आधिकारिक तौर पर अबीगैल नाम दिया गया। 13 कास्टिंग: अप्रैल 2023 में मेलिसा बेरेरा को फिल्म निर्माण जोड़ी की स्क्रीम फिल्मों में पहले दिखाई देने के बाद फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में से एक में लिया गया। 6 अगले महीने डैन स्टीवंस, केविन डूरंट, अलीशा वियर, कैथरीन न्यूटन, एंगस क्लाउड और विल कैटलेट कलाकारों में शामिल हो गए। 7, 10, 8, 9 जून 2023 में यह घोषणा की गई कि जियानकार्लो एस्पोसिटो को सहायक भूमिका में लिया गया था। 11 वियर,
जो 2022 नेटफ्लिक्स संगीत में फिल्म में मटिल्डा वर्मवुड के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, बाद में ड्रैकुला की बेटी की भूमिका निभाने के लिए सामने आईं। चौद फिल्मांकन। मुख्य फोटोग्राफी 30 जून 2023 को डबलिन, आयरलैंड में शुरू हुई। 15 वर्किंग टाइटल अब्दुक्टिंग एबिगेल के तहत। 16 लेकिन 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था। 17 आरोन मोर्टन छायाकार के रूप में काम करते हैं। 18 क्लाउड ने 31 जुलाई 2023 को अपनी मृत्यु से पहले अपने दृश्यों का फिल्मांकन समाप्त कर दिया। 19 उसी वर्ष 15 दिसंबर को फिल्मांकन समाप्त हुआ। 20 संगीत। ब्रायन टायलर ने फिल्म का स्कोर तैयार किया। उन्होंने पूर्व परियोजनाओं पर बेट्टी नेली ओल्पिन और गिल्लेट के साथ सहयोग किया था। 21 रिलीज। एबिगेल का विश्व प्रीमियर 7 अप्रैल 2024 को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 22 और इसे 19 अप्रैल 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। 9 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एबिगेल को द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर और स्पाई फैमिली कोड व्हाइट के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,300 सिनेमाघरों से 12-15 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है। 3 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 124 आलोचकों की 81% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.9/10 है। वेबसाइट की आम सहमति यह है, एक बैलेटिक फ्लोरिश के साथ अच्छी तरह से पहने हुए पिशाच ट्रॉप्स को आगे बढ़ाते हुए, एबिगेल एक गेमकास्ट और स्लीक स्टाइल के साथ अपने आधार की परिचितता के इर्द-गिर्द नाचती है। 23 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 33 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 63 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 24 द टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। उन्होंने कहा, अलीशा वियर इस हॉरर थ्रिलर में 6 अपराधियों के बारे में प्रभावशाली ढंग से गहराई से जाती है, जो उससे कहीं अधिक हासिल करते हैं, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। 25 मैट बेटिनेली ओल्पिन, जन्म 19 फरवरी 1978, एक अमेरिकी निर्देशक, लेखक, अभिनेता और संगीतकार है। वह पंक बैंड लिंक 80 के संस्थापक सदस्य है और फिल्म निर्माण समूह चैड, मैट एंड रॉब और रेडियो साइलेस के सहनिर्माता है। उन्हें VHS, साउथबाउंड, रेडी और नॉट, स्क्रीम और स्क्रीम 6 सहित हॉरर फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। ओकलैंड, कैलिफोर्निया में पले-बड़े बेट्टी नेली ओल्पिन ने चैबोट एलिमेंट्री, क्लेरमॉन्ट मिडिल स्कूल और बिशप ओडाव हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज में कॉलेज में पढ़ाई की। 1 कैरियर। संगीत। बेट्टी नेली ओल्पिन ने 1993 में बे एरिया पंक बैंड लिंक 80-2 का गठन किया। बैंड के पहले 2 एल्बमों, 17 रीजन्स और किलिंग केटी में, बेट्टी नेली ओल्पिन ने गिटार बजाया, बैकिंग वोकल्स गाए और गायक निक ट्रेना के साथ गीत लिखे। 2-3 लिंक 80 छोड़ने के बाद, बेट्टी नेली ओल्पिन ने एक संगीत पत्रकार के रूप में काम किया और अल्कलाइन ट्रायो, ड्रॉपकिक मर्फीज, लॉरेंस आर्म्स, एवेल, ब्लर, वायलेंट फेम्स, द ब्रीडर्स, द मार्स वोल्टा और द साइकेडेलिक फर्स्ट सहित बैंड का साक्षात्कार लिया। 4-5 2016 में एशियन मैन रिकॉर्ड्स की 20वीं वर्षगांठ के लिए लिंक 80 रियूनियन में बेट्टी नेली ओल्पिन ने गिटार बजाया। 17 और 18 जून को बैंड ने सैन फ्रांसिस्को के बॉटम ऑफ द हिल में 2 बिक चुके शो खेले। शो से पहले गायक निक ट्रेना को एक वीडियो श्रद्धांजलि दिखाई गई। 21 मई 2021 को लेवासॉक रिकॉर्ड्स की आगामी 25वीं वर्षगांठ पर रैंसिड के पंक रॉक क्लासिक एंड आउट कम द वॉल्व्स को श्रद्धांजलि देते हुए रैंसिड के जंकी मैन का एक लिंक 80 कवर जारी किया गया, जिसमें बेट्टी नेली ओल्पिन ने गायन किया। 7 मैट बेट्टी नेली ओल्पिन, 924 गिलमैन स्ट्रीट, 1997। फिल्म। 1999 में बेट्टी नेली ओल्पिन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज में भाग लेने के दौरान अल्कलाइन ट्रायो के पहले संगीत वीडियो गुड बाय फॉरएवर का निर्देशन किया और 2000 के दशक की शुरुआत में
द लोनली आइलैंड के साथ रूममेट थे और उनके कई शुरुआती शॉर्ट्स में दिखाई दिए। न्यू लाइन सिनेमा में मेलरूम में काम करते हुए उन्होंने 2007 में फिल्म निर्माण सामूहिक चैड, मैट एंड रॉब और 2011 में रेडियो साइलेंस का गठन किया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. चैड, मैट और रॉब। बेट्टी नेली ओल्पिन ने 2007 में चाड विलेला और रॉब पोलोनस्की के साथ चाड, मैट एंड रॉब की सहस्थापना की। यह समूह कॉमेडी, रोमांच, विज्ञानफाई और हॉरर के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। इंडीवायर में एक साक्षात्कार के अनुसार बेट्टी नेली ओल्पिन ने मेलरूम में और बाद में न्यू लाइन सिनेमा में कार्यालय प्रबंधक के रूप में काम किया, जहां समूह अपने सेट के रूप में कार्यालयों का उपयोग करने के लिए घंटों के बाद घुस जाता था। 15 उनकी कई लघु फिल्मों में वायरल फाउंड फुटेज स्टाइल वीडियो रूममेट एलियन प्रैंक गॉन बैड और इंटरैक्टिव एडवेंचर्स की अपनी तरह की पहली श्रृंखला की 5 किस्तें हैं। उनके ऑनलाइन काम को 100,000 से अधिक बार देखा गया है। 16, 17. रेडियो साइलेंस 2013 में बेट्टी नेली ओल्पिन, चाड, मैट और रॉब के विजटन के बाद बेट्टी नेली ओल्पिन ने टायलर गिल्लेट, जस्टिन मार्टिनेज और चाड विलेला के साथ रेडियो साइलेंस का गठन किया। समूह ने फीचर फिल्म VHS के 10, 31, 98 खंड का सहनिर्देशन किया। 18 फिल्म का प्रीमियर 2012 सनडांस फिल्म फेस्टिवल 19 में हुआ और अक्टूबर 2012 में मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 20-21 अगले वर्ष उन्होंने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए डेविल्स ड्यू बनाया और 2015 में उनकी फिल्म साउथबाउंड का प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। इसे 5 फरवरी 2016 को ऑर्चर्ड द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 22, 23, 24, 25. 2019 में बेट्टी नेली ओल्पिन ने फॉक्स सर्चलाइट के लिए टायलर गिल्लेट के साथ अच्छी तरह से समीक्षा की गई कॉमेडी थ्रिलर रेडी और नॉट का सहनिर्देशन किया। फिल्म में समारा वीविंग, एडम ब्रॉडी, एंडी मैकडोवेल और मार्क ओब्रायन ने अभिनय किया है। 26. मार्च 2020 में यह घोषणा की गई थी कि बेट्टी नेली ओल्पिन स्क्रीम फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त का सहनिर्देशन करेंगे। टायलर गिल्लेट के साथ केविन विलियमसन कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 27 फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 28, 29. 2022 में बेट्टी नेली ओल्पिन और गिल्लेट ने स्क्रीम 6 का निर्देशन किया, जिसे पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 10 मार्च 2023 को रिलीज किया गया। 30. अपनी सभी फिल्मों में बेट्टी नेली ओल्पिन ने एशियन मैन रिकॉर्ड्स के कलाकारों के संगीत का उपयोग किया है, जिनमें अल्केलाइन ट्रायो, लिंक 80, एम्यू 330, लॉरा स्टीवेंसन एंड द कैंस और द एटम एज शामिल है। बेट्टी नेली ओल्पिन ने स्क्रीम 2022 में माइकल मायर्स की भूमिका निभाई है, जो कि फिल्म के भीतर स्टैब 8 और स्क्रीम 6 में टीवी समाचार सेगमेंट में घोस्ट फेस है। 31. डिस्कोग्राफी द लिंक 80 और वेट नैप स्प्लिट 1995, रिमेंबर हाउ इट यूज्ड टू बी EP 1995, रंबल 8 द ट्रैक्स EP 1996, 17 कारण 1996, किलिंग केटी 1997। टायलर गिल्लेट जन्म 6 मार्च 1982, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, छायाकार, अभिनेता, लेखक और निर्माता है। फिल्म निर्माण समूह रेडियो साइलेंस के सहनिर्माता गिल्लेट ने मैट बेटिनेली ओल्पिन के साथ हॉरर फिल्म डेविल्स ड्यू 2014, रेडी और नॉट 2019 और स्क्रीम 2022 का सहनिर्देशन किया। उन्हें पॉडकास्ट रिप्लाई ऑल के एक लोकप्रिय 2020 एपिसोड में भी दिखाया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा फ्लैगस्टाफ, एरिजोना में जन्मे और पलेब्रे गिल्लेट ने 2004 में एरिजोना विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण और स्टूडियो कला, फोटोग्राफी में दोहरी BFA अर्जित की। 1. फिल्म गिल्लेट ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विल फेरेल की फिल्म सेमीप्रो में कैमरा डिपार्टमेंट से की थी। कैमरा लोडर, ऑपरेटर और फिर DP के रूप में काम करने के बाद उन्होंने द ग्राउंडलिंग्स और अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर के कॉमेडियन के साथ लघु फिल्मों का निर्देशन करना शुरू किया और बाद में फ्रेमंटल मीडिया के लिए डोमेस्टिकेटिंग 2, फनी इन लव और बुक सीरीज का निर्देशन, निर्माण और संपादन किया। 3. चाड, मैट और रॉब
2009 में गिल्लेट ने मैट बेटिनेली ओल्पिन और चाड विलेला के साथ सामूहिक चाद, मैट और रॉब के हिस्से के रूप में काम करना शुरू किया। गिल्लेट ने 3 इंटरेक्टिव एडवेंचर शॉर्ट्स, द बर्थडे पार्टी 4, द टेलीपोर्टर 5 और द ट्रेजर हंट 6 पर सहनिर्देशन, सहनिर्माण, सहलेखन, सहसंपादन और छायांकनकार के रूप में काम किया, साथ ही फाउंड फुटेज हॉरर शॉर्ट माउंटेन डेविल प्रैंक फेल्स हॉरिबली भी। 7 समूह अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें साहसिक, कॉमेडी, विज्ञानफाई और हॉरर का मिश्रण होता है, और इसे ऑनलाइन लगभग 100,000 बार देखा गया। 8, रेडियो साइलेंस। चाड, मैट और रॉब के विजटन के बाद गिल्लेट ने बेट्टिनेली ओल्पिन, विलेला और जस्टिन मार्टिनेज के साथ रेडियो साइलेंस का गठन किया। 9 समूह ने हॉरर फीचर फिल्म VHS के 10-31-98 खंड का सहनिर्देशन किया। 10-11 VHS का प्रीमियर 2012 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 12-13 जहां इसे मैग्नोलिया पिक्चर्स ने अधिग्रहित किया। 14-15 और 5 अक्टूबर 2012 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 16, बेट्टिनेली ओल्पिन के साथ गिल्लेट ने डेविल्स ड्यू का निर्देशन किया। 17 जो 20th सेंचुरी फॉक्स और डेविस एंटरटेनमेंट की 2014 की एक हॉरर फीचर फिल्म थी। 18 उनकी फिल्म साउथबाउंड का प्रीमियर 2015 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 5 फरवरी 2016 को ऑर्चर्ड द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 19-20, 2019 में गिल्लेट ने फॉक्स सर्चलाइट के लिए मैट बेटिनेली ओल्पिन के साथ अच्छी तरह से समीक्षित कॉमेडी थ्रिलर रेडी और नॉट का सहनिर्देशन किया, जिसमें समारा वीविंग, एडम ब्रॉडी, एंडी मैक्रोवेल और मार्क ओब्रायन ने अभिनय किया। 21, मार्च 2020 में यह घोषणा की गई थी कि गिल्लेट स्क्रीम फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त, स्क्रीम का सहनिर्देशन करेंगे, मैट बेटिनेली ओल्पिन के साथ केविन विलियमसन कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 22 फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 23-24, 2022 में बेट्टिनेली ओल्पिन और गिल्लेट ने स्क्रीम 6 का निर्देशन किया, जिसे पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 10 मार्च 2023 को रिलीज किया गया। 25, गिल्लेट VHS 94, VHS 99 और VHS 85 के निर्माता भी है। सभी को उत्तर दें। गिल्लेट पॉडकास्ट रिप्लाई ऑल के मार्च 2020 के एपिसोड द केस ऑफ द मिसिंग हिट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने पॉडकास्ट के होस्ट से 1990 के दशक में मुख्यधारा के रेडियो पर सुने गए एक गाने की पहचान करने में मदद मांगी, लेकिन जिसका इंटरनेट पर बमुश्किल कोई निशान था। एपिसोड में रिप्लाई ऑल के होस्ट पीजे वोग्ट ने गाने की पहचान करने की बहुत कोशिश की, जिसमें संगीत उद्योग के कई जाने-माने लोगों का साक्षात्कार लेना और गिल्लेट की यादों के आधार पर गाने को रिकॉर्ड करने के लिए संगीतकारों के एक समूह को काम पर रखना शामिल है। यह एपिसोड लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित दोनों था। 26 द गार्जियन ने इसे शायद किसी भी पॉडकास्ट का अब तक का सबसे अच्छा एपिसोड कहा। 27, जेम्स प्लेटन वेंडरबिल्ट, जन्म 17 नवंबर 1975, 2-3, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता है। उन्हें जोडिएक 2007, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 और इसके 2014 सीक्वल और इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस 2016 फिल्मों के लेखन के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्क्रीम 2022 और इसके 2023 सीक्वल का सहलेखन और निर्माण भी किया। वेंडरबिल्ट ने कई फिल्मों के लिए निर्माता के रूप में भी योगदान दिया, जिनमें द हाउस विद क्लॉक इन इट्स वॉल्स 2018 और रेडी और नॉट 2019 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। न्यूयॉर्क के वेंडरबिल्ट परिवार के एक सदस्य, जेम्स वेंडरबिल्ट एलिसन कैंपबेल, नी प्लेटन और अल्फ्रेड ग्वेने वेंडरबिल्ट ट्री के बेटे हैं। 4 उनके पैतृक परदादा अल्फ्रेड ग्वेने वेंडरबिल्ट सीनियर की मृत्यु 1915 में आरएमएस लुसिटानिया डूबने से हुई थी। उनके दादा अल्फ्रेड ग्वेने वेंडरबिल्ट जूनियर ने एक बार न्यूयॉर्क रेसिंग एसोसिएशन की अध्यक्षता की थी और उनके नाना डोनाल्ड कैंपबेल प्लेटन केमिकल बैंक के मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष थे। 125, वेंडरबिल्ट का पालन पोषण नॉरवॉक,
कनेक्टिकट में हुआ और उन्होंने न्यू कैनान कंट्री स्कूल में पढ़ाई की। 6. वह सेंट पॉल स्कूल और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक है। 1. कैरियर। उनकी प्रोडक्शन कंपनी माइथोलॉजी एंटरटेनमेंट 2011 में शुरू हुई। 7. इसे बाद में 2019 तक प्रोजेक्ट एक्स एंटरटेनमेंट में फिर से शामिल कर लिया गया। 8. मई 2016 में माइथोलॉजी ने चरित्र के निर्माता एरिक नुडसन से स्लेंडर मैन के बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल कर लिए। 9. वेंडरबिल्ट ने बाद में 2018 में चरित्र का एक फिल्म रूपांतरण बनाया। 2020 में वेंडरबिल्ट ने स्क्रीम फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त की पटकथा लिखी, जिसमें नेव कैंपबेल, डेविड आर्कवेट, कॉर्टनी कॉक्स, मेलिसा बेरेरा, जेना ओर्टेगा, जैक क्वैड, मार्ले शेल्टन, डायलन मिन्नेट, मेसन गुडिंग, काइल गैलंड, जैस्मीन सवॉय ब्राउन, मिकी मेडिसन और सोनिया बेन अम्मार ने अभिनय किया। 10. यह फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 11. 12. वेंडरबिल्ट की अगली परियोजना नूर्नबर्ग परीक्षणों पर आधारित है। 13. फिल्मोग्राफी। मेलिसा बेरेरा मार्टिनेज, जन्म 4 जुलाई 1990, एक मैक्सिकन अभिनेत्री है। मेक्सिको में उन्हें टेलीनोवेलस सिएम्प्रे तुया अकापुल्को 2013, टेंटो अमोर 2015 और नेटफ्लिक्स सीरीज क्लब डी क्यूर्वोस 2017 में भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। मेक्सिको के बाहर उन्हें स्लेशर फिल्मों स्क्रीम 2022 और स्क्रीम 6 2023 में सैम कारपेंटर की भूमिका के लिए और स्टारज सीरीज विडा 2018 से 2020 और म्यूजिकल फिल्म इन द हाइट्स 2021 में अभिनय के लिए जाना जाता है। 134. प्रारंभिक जीवन। बेरेरा का जन्म और पालन पोषण मोंटेरी, न्यूवो लियोन में हुआ था। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में संगीत थिएटर का अध्ययन किया। 4. आजीविका। संगीत। उन्होंने अमेरिकन स्कूल फाउंडेशन ऑफ मोंटेरी में भाग लिया, जहां वह स्कूल की संगीत प्रस्तुतियों में दिखाई दीं, जिनमें ग्रीस, आइडा और फुटलूज शामिल है। उनका टेलीविजन डेब्यू 2011 में मैक्सिकन रियलिटी शो ला एकेडेमिया में हुआ था, जहां उन्होंने गायन के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई। 5. 2013 में वह युगल मेलिसा वाई सेबेस्टियन का हिस्सा थीं, जिनके साथ उन्होंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया और अपने डेब्यू सिंगल मम्मा मारिया के साथ अपनी पहली टॉप 10 रेडियो हिट हासिल की, जो 1980 के दशक के रिची ई पोवेरी के गाने का कवर था। 2015 में उन्होंने मैक्सिकन गायक कलिम्बा के साथ उनके टेलीनोवेला टेंटो अमोर के लिए थीम गीत वोल्वर ए केर रिकॉर्ड किया। अभिनय। 2013 में बाधा। 2010 में कॉलेज, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने फिल्म एल फॉर लीजर में भाग लिया। 2012 में उन्होंने 2 टेलीनोवेलस, ला मुजेर डी जुडास और ला ओट्रा कारा डेल अल्मा में भाग लिया। 7. 2014 में उन्होंने टेलीनोवेला सिम्प्रे तुया अकापुल्को में अपनी पहली अभिनीत भूमिका प्राप्त की। 8. 2015 में उन्होंने टीवी एजटेका टेंटो अमोर द्वारा निर्मित अंतिम टेलीनोवेला में अभिनय किया। 9. बेरेरा को 2018 में स्टारज ड्रामा सीरीज विदा में लिन की मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 2020 में बेरेरा को 5वीं स्क्रीम फिल्म में सैम कारपेंटर के रूप में लिया गया था, जिसे मैट बेटिनेली ओल्पिन और टाइलर गिल्लेट ने निर्देशित किया था। 10. यह फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 11. 12. 2021 में बेरेरा ने जॉन एम. चू द्वारा निर्देशित संगीत में फिल्म इन द हाइट्स में वेनेसा, एक महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर और कथावाचक, उसनावी की प्रेमिका के रूप में अभिनय किया, जो लिन-मैनुअल मिरांडा के स्टेज म्यूजिकल का एक रूपांतरण है। 13. फिल्म ने व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। द रैप की मोनिका कैस्टिलो ने बेरेरा के प्रदर्शन की प्रशंसा की। वेनेसा का उत्साहित साल्सा गान इट वॉन्ट बी लॉन्ग नाउ शायद अधिक कमाका गया दृश्यों में से एक है। यह बेरेरा की प्रतिभा का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है, जो उसे एक नंबर में आगे बढ़ने के लिए भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला देता है और संगीत में कुछ क्षणों में से एक है। 2022 में उन्होंने कीप ब्रीदिंग में अभिनय किया, जो 28 जून 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली 6 एपिसोड की सर्वाइवल ड्रामा है।
2022 में हॉरर मीडिया में अपनी भूमिकाओं के बाद बेरेरा को चीख रानी का ताज पहनाया गया। 15-16 उसी वर्ष उन्होंने पॉल मेस्कल के साथ फिल्म म्यूजिकल कार्मेन में शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। फिल्म का निर्देशन बेंजामिन मिलीपीड ने किया है और इसका विश्व प्रीमियर 2022 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 17. बेरेरा को आगामी फिल्म द कोलाबोरेशन में माया के रूप में लिया गया था। वह जेरेमी पोप और पॉल बेटनी के साथ जीन मिशेल बास्कियात और एंडी वारहोल के रूप में अभिनय करती है, जो 2023 एंथनी मैककार्टन ब्रॉडवे प्रोडक्शन से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। 18. स्क्रीम 7 फायरिंग। नवंबर 2023 में यह बताया गया कि बेरेरा को आगामी सीक्वल स्क्रीम 7 में उनकी मुख्य भूमिका से निकाल दिया गया था। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने 2023 के इजराइल-हमास युद्ध में इजराइल की कार्रवाइयों का वर्णन किया, जिसमें सभी को एक साथ घेरना, कोई जगह नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, नरसंहार और जातीय सफाई के रूप में शामिल है। स्क्रीम 7 के निर्देशक और निर्माता क्रिस्टोफर लैंडन ने लिखा कि बेरेरा को हटाना मेरा फैसला नहीं था। बाद में स्पाई ग्लास द्वारा एक बयान जारी किया गया कि इसमें नरसंहार, जातीय सफाई के झूठे संदर्भों सहित किसी भी रूप में यहूदी विरोधी भावना या घृणा भड़काने के लिए शून्य सहिष्णुता है। डेडलाइन हॉलीवुड ने लिखा कि उनके पोस्ट को फिल्म निर्माण के करीबी लोगों द्वारा यहूदी विरोधी के रूप में व्याख्या किया गया। बेरेरा ने जवाब दिया कि वह उन लोगों के लिए बोलना जारी रखेंगी जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और शांति और सुरक्षा, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करना जारी रखेंगी। 19-2021. बर्खास्तगी के बाद कई लोगों ने उनका बचाव किया, इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया कि उनकी टिप्पणियों को स्पाई ग्लास द्वारा यहूदी विरोधी करार दिया गया था। 22, 23, 24 बेरेरा ने एक खुला पत्र भी साझा किया जिसमें विश्व के नेताओं से इजराइल-हमास युद्ध में संघर्ष विराम का आह्वान करने का आग्रह किया गया। इस पत्र पर बेरेरा और 340 अन्य हस्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें जोकिन फीनिक्स, जेरेमी स्ट्रॉन्ग और केट ब्लैंचेट शामिल थे। 25-1 दिसंबर 2023 को फिल्म और मनोरंजन उद्योग के 1300 अभिनेताओं और कलाकारों ने अन्य उदाहरणों के अलावा बेरेरा की बर्खास्तगी की निंदा करते हुए एक पत्र लिखा और उस पर हस्ताक्षर किए, फिलिस्तीनी आवाज़ों और दृष्टिकोणों को व्यवस्थित रूप से दबाने, चुप कराने और कलंकित करने के लिए। इसमें फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले कलाकारों और कलाकर्मियों की आजीविका को निशाना बनाना और उन्हें खतरे में डालना शामिल है। डैनियल जोनाथन स्टीवंस, जन्म 10 अक्टूबर 1982, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्होंने पहली बार ITV की प्रशंसित पीरियड ड्रामा सीरीज डाउटन एबे 2010 से 2012 में मैथ्यू क्रॉली की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने थ्रिलर फिल्म द गेस्ट 2014 में डेविड, एडवेंचर फिल्म नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब 2014 में सर लैंसलॉट, डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017 के लाइव एक्शन रूपांतरण में द बीस्ट प्रिंस, जीवनी संबंधी कानूनी ड्रामा मार्शल 2017 में लोरिन विलिस, जीवनी संबंधी ड्रामा द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस 2017 में चार्ल्स डिकेंस और यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स हॉरर थ्रिलर एपोस्टल में अभिनय किया और 2023 से उन्होंने एनिमेटेड सीरीज सोलर ऑपोजिट्स में कोर्वो ऑपोजिट्स के रूप में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। स्टीवंस को जन्म के समय उनके माता-पिता ने गोद लिया था, जो दोनों शिक्षक थे, और वे वेल्स और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में पले बढ़े। 2-3 उनका एक छोटा भाई, जेसन एंड्रयू स्टीवंस, भी 1984 जिसे विभिन्न जैविक माता-पिता से गोद लिया गया था। 3 स्टीवंस ने केंट के एक निजी स्कूल टोनब्रिज स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त की। वहां अपने शिक्षक, उपन्यासकार जोनाथन स्मिथ के साथ मैकबेथ में शीर्षक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बाद उनकी नाटक में रुचि हो गई। 4-5 15 वर्ष की आयु से उन्होंने अपना ग्रीष्मकाल लंदन में नेशनल यूथ थिएटर के साथ प्रशिक्षण और प्रदर्शन में बिताया। स्टीवंस ने कैम्ब्रिज के इमैनुअल कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 3-6 कैम्ब्रिज में रहते हुए वह स्टीफन गोलाजवेस्की, टिम की और मार्क वॉटसन के साथ फुटलाइट्स के सदस्य थे। 7
और मार्लो सोसाइटी में भी सक्रिय थे। उन्हें पहली बार निर्देशक पीटर हॉल ने मैकबेथ के मार्लो सोसाइटी प्रोडक्शन में देखा था, जिसमें उन्होंने हॉल की बेटी रेबेका हॉल के साथ शीर्षक चरित्र निभाया था। 8, 9, 10. कैरियर 2004 में स्टीवंस ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की, जब पीटर हॉल ने उन्हें शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के अपने दौरे के निर्माण में ऑरलैंडो के रूप में कास्ट किया। इस दौरे ने प्रोडक्शन को किंगस्टन अपॉन टेम्स के रोज थिएटर, न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक, सैन फ्रांसिस्को के करन थिएटर और लॉस एंजिल्स के अहमनसन थिएटर में ले जाया। उनके पहले प्रदर्शन ने उन्हें ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख आलोचकों से शानदार समीक्षा दिलाई। 11, 12, 13, 14, साथ ही 2004 के इयान चार्ल्सन अवार्ड्स में प्रशंसा भी मिली। 15. 2006 में स्टीवंस ने एलन हॉलिंगहेर्स्ट के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द लाइन ऑफ ब्यूटी के बीबीसी रूपांतरण में निक गेस्ट के रूप में अभिनय किया। 16 उस वर्ष बाद में उन्होंने लंदन के हैमार्केट थिएटर में नोएल कायर द्वारा हे फीवर में साइमन ब्लिस की भूमिका निभाई, जिसमें पीटर बाउल्स और डेम जूडी डेंच भी थे। निर्देशक पीटर हॉल थे। उन्होंने बीबीसी के लिए ड्रैकुला के रूपांतरण में लॉर्ड होल्मवुड के रूप में और बीबीसी एमी पुरस्कार विजेता फिल्म मैक्सवेल में बेसिल ब्रूक्स के रूप में भी अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें स्क्रीन इंटरनेशनल के 2006 के स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक नामित किया गया था। 17. 2008 में स्टीवंस जेन ऑस्टेन के उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बीबीसी रूपांतरण में एडवर्ड फेरर्स की भूमिका निभाते हुए और नोएल कावर्ड के द वोर्टेक्स के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में दिखाई दिए। जनवरी 2009 में वह ब्रिटेन में ITV 1 पर अगाथा क्रिस्टी के मार्पल नेमेसिस में नए साल के दिन दिखाई दिए। 18 वह भविष्य के डाउटन एबी को स्टार मिशेल डॉकरी की विशेषता वाले द टर्न ऑफ द स्क्रू के रूपांतरण में भी दिखाई दिए। 19 जून 2009 में वे ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में टॉम स्टॉपर्ड के आर्केडिया के प्रशंसित पुनरुद्धार में सेप्टिमस हॉज की भूमिका निभाते हुए वेस्ट एंड में लौट आए। 2010 में स्टीवंस को उनका सबसे बड़ा ब्रेक 21 मिला जब उन्हें ITV श्रृंखला डाउटन एबे में मैथ्यू क्रॉली के रूप में लिया गया, जिसे ऑस्कर विजेता 22 पटकथा लेखक जूलियन फेलो द्वारा बनाया और लिखा गया था। 23 श्रृंखला एक वैश्विक सनसनी बन गई। 24 और इसे अपनी शुरुआत के बाद से कई एमी, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। मैथ्यू क्रॉली और उनकी दूर की चचेरी बहन लेडी मैरी क्रॉली, जो मिशेल डॉकरी द्वारा निभाई गई थी, की केंद्रीय प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय थी। अपने करियर के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, स्टीवंस ने 2012 में तीसरे सीजन और क्रिसमस स्पेशल को खत्म करने के बाद श्रृंखला छोड़ने का फैसला किया। 25 26 उनके बाहर निकलने से प्रशंसकों में भारी हंगामा हुआ। नवंबर 2011 में स्टीवंस ने है आई गॉट न्यूज फॉर यू के एक एपिसोड की अतिथि मेजबानी की। मार्च 2012 में उन्होंने एमी हेकरलिंग की वैम्प्स और आर्टिस्ट कॉलोनी में सेट की गई एडवर्डियन रोमांस फिल्म समर इन फरवरी की शूटिंग पूरी की। 28 इसके अलावा 2012 में स्टीवंस अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर चले गए। 29 जब उन्होंने उस साल द हेरेस में जेसिका चैस्टेन और डेविड स्ट्रैथिरन के साथ ब्रॉडवे की शुरुआत की। 2014 में स्टीवंस ने स्वतंत्र फिल्म द गेस्ट में अभिनय किया, जिसमें हाल ही में छुट्टी पाए एक सेना के दिग्गज की भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली, जो अपनी असली पहचान की रक्षा के लिए हत्या की होड़ में शामिल हो जाता है। 31 32 33 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार में नामांकन अर्जित किया। इसके अलावा 2014 में वह जादुई यथार्थवादी कॉमेडी ड्रामा फिल्म द कॉबलर और डार्क एक्शन फिल्म ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स में दिखाई दिए। उन्होंने 2014 की कॉमेडी फिल्म नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब में सर लैंसलॉट का प्रतिरूप निभाया। 34, 35, 36, 37. फरवरी 2016 में स्टीवंस को एफएक्स सीरीज लीजन में डेविड चार्ल्स हॉलर की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो नोआ हॉले द्वारा निर्मित एक्समेन से संबंधित ड्रामा था। 38 पहला सीजन फरवरी 2017 में प्रसारित होना शुरू हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। अगले साल दूसरा सीजन प्रसारित हुआ और जून 2018 में तीसरे सीजन के लिए इसका नवीनीकरण किया गया। 39, 40.
2017 में स्टीवंस ने बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित डिज्नी की लाइव एक्शन रूपांतरण ब्यूटी एंड द बीस्ट में बेले के रूप में एम्मा वाटसन के विपरीत द बीस्ट की शीर्षक भूमिका निभाई। 41 फिल्म को मार्च 2017 में सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन म्यूजिकल फिल्म, 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और अब तक की 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 42, 43, 44 उसी वर्ष वे चैडविक बोसमैन, जोश गैर और केट हडसन के साथ मार्शल में दिखाई दिए। 45 और भारत नल्लूरी द्वारा निर्देशित और क्रिस्टोफर प्लमर और जोनाथन प्राइसे द्वारा सहअभिनीत द मैन हू इन्वेंटेड क्रिसमस में। 46 स्टीवंस 2019 वंडरकॉन में लीजन को बढ़ावा देते हुए 2018 में स्टीवंस ने गैरेथ ह्यू इवांस द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स थ्रिलर फिल्म एपोस्टल में अभिनय किया। 47, 48 2019 में स्टीवंस ने सितंबर 2019 में रिलीज हुई ड्रामा लूसी इन द स्काई में सहअभिनय किया। इसमें नताली पोर्टमैन और जॉन हैम सहकलाकार है और इसका निर्देशन लीजन निर्माता नोआ हॉले ने किया है। 2020 में स्टीवंस ने 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई द कॉल ऑफ द वाइल्ड में हैरिसन फोर्ड के साथ सहअभिनय किया। यह फिल्म जैक लंदन के अमेरिकी क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। वह मार्टिन मैकडोनाग की डार्क कॉमेडी हैंगमैन में अभिनय करने के लिए ब्रॉडवे भी लौट आए। अटलांटिक थिएटर कंपनी के प्रोडक्शन में मार्क एडी और इवेन ब्रेमर ने सहअभिनय किया। स्टीवंस ने मूनी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रोडक्शन का मैनहट्टन के गोल्डन थिएटर में 20 सप्ताह का सीमित कार्यक्रम होना था। 49 पूर्वावलोकन 29 फरवरी से शुरू हुए, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण आधिकारिक रूप से खुलने से पहले 11 मार्च को प्रोडक्शन का रन निलंबित कर दिया गया था। 50 उसी वर्ष वह नेटफ्लिक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट द स्टोरी ऑफ फायर सागा में एक बेतुके कामुक रूसी गायक के रूप में दिखाई दिए, जिसमें विल फेरेल और रेचल मैकएडम्स भी थे। 51 2021 में स्टीवंस ने जर्मन भाषा की साइंस फिक्शन रोमांस आई एम योर मैन में एक रोबोट की भूमिका निभाई। 52, 53, 54 अन्य कार्य स्टीवंस ने 30 से ज्यादा ऑडियोबुक सुनाई है, जिनमें कैसिनो रॉयल, वुल्फ हॉल और वॉर हॉर्स शामिल है। 2014 में उन्हें क्लासिक श्रेणी में और फ्रैंकस्टीन के लिए सोलो नैरेशन पुरुष श्रेणी में 2 ऑडी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 55 अभिनय के अलावा स्टीवंस लेखन और साहित्य में रुचि रखते हैं और द जंकेट के संपादक है, जो एक ऑनलाइन त्रैमासिक है जिसे उन्होंने 2011 में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्थापित किया था। 56 वह 2012 के मैन बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल के सदस्य थे। 23, 57 और संडे टेलीग्राफ के नियमित स्तंभकार थे। 58 एक क्रिकेट उत्साही, उन्होंने 2012 में ऑथर्स 11 टीम के लिए खेला, जिसमें कई प्रमुख ब्रिटिश लेखक शामिल हैं। 59 उन्होंने टीम की पुस्तक द ऑथर्स 11 ए सीजन ऑफ इंग्लिश क्रिकेट फ्रॉम हैकनी टू हैम्बल्डन में एक अध्याय का भी योगदान दिया। 60 जिसे 2014 क्रिकेट सोसाइटी और एमसीसी बुक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। 61 व्यक्तिगत जीवन 2009 में स्टीवंस ने दक्षिण अफ्रीकी जैज गायिका और गायन शिक्षिका सूसी हरियत से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। 62, 63, 64, 65 वह अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में पारंगत है। 66 फिल्मोग्राफी कैथरीन लव न्यूटन, जन्म 8 फरवरी 1997, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें सीबीएस कॉमेडी सीरीज गैरी अनमैरिड 2008 से 2010 में लुइस ब्रूक्स, एचबीओ मिस्ट्री ड्रामा सीरीज बिग लिटिल लाइज 2017 से 2019 में एबिगेल कार्लसन और नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा सीरीज द सोसाइटी 2019 में एली प्रेसमैन के रूप में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें सीड ब्लू डार्क फैंटेसी सीरीज सुपरनैचुरल 2014 से 2018 में क्लेयर नोवाक के पुराने संस्करणों और एएमसी पीरियड ड्रामा सीरीज हॉल्ट एंड कैच फायर 2016 से 2017 में जोनी क्लार्क के रूप में चित्रित करने के लिए भी जाना जाता है। 2 न्यूटन ने कॉमेडी फिल्म बैड टीचर
2011, सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4, 2012 में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी युवा अभिनेत्री का यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला। 3. क्राइम ड्रामा फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी, 2017, सेक्स कॉमेडी फिल्म ब्लॉकर्स, 2018, फिल्म पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू, 2019, स्लेशर कॉमेडी फिल्म फ्रीकी, 2020 और अमेजन स्टूडियोज साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा द मैप ऑफ टीनी परफेक्ट थिंग्स, 2021। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटुमानिया, 2023 में कैसी लैंग का किरदार निभाया। 4. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। न्यूटन का जन्म ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में हुआ था। वह रॉबिन और डेविड न्यूटन की इकलौती संतान थीं। 5. उन्होंने 8 साल की उम्र में गोल्फ टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया था। 6. न्यूटन ने 2015 में नोट्रे डेम हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7. 8. वह नोट्रे डेम हाई स्कूल गर्ल्स गोल्फ टीम की सदस्य थीं। उन्होंने स्कूल की गोल्फ टीम को 3 लीग चैंपियनशिप जीतने में मदद की। 9. 10. वह नियमित रूप से 70 के दशक में शॉट लगाती थी और एक टूर्नामेंट में उसका सबसे कम 18 होल स्कोर 69 था। 6. इसके अलावा उसने 9 होल वाले मैच में 5 अंडर पार -5 राउंड के साथ एक स्कूल रिकॉर्ड भी बनाया और वह +2 हैंडीकैप +2 से खेली। वह शुरू में 2012 यूएस महिला ओपन में खेलना चाहती थी, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4 में मुख्य अभिनय भूमिका मिलने के बाद उसे सेक्शनल क्वालीफायर से हटना पड़ा। 11. उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी में कॉलेज की पढ़ाई स्थगित कर दी। 6. उन्होंने यूएससी में महिला गोल्फ टीम की वॉकन सदस्य के रूप में खेलने पर विचार किया। 12.6. कैरियर। 2012 में न्यूटन। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन से टेलीविजन पर शुरुआत की। 13. 2001 से 2004 तक कोल्बी मैरियन चैंडलर की भूमिका निभाई। इस बीच उन्होंने 2 लघु फिल्मों एबी डाउन ईस्ट 2002 और बन 2003 में भी अभिनय किया। 13. 2008 में न्यूटन को सीबीएस टेलीविजन श्रृंखला गैरी अनमेरिड में लुइस ब्रूक्स की भूमिका में लिया गया था। जब वह 12 वर्ष की थी तो उसका परिवार लॉस एंजिल्स चला गया। 14. जहां उसने नोट्रे डेम हाई स्कूल में पढ़ाई की। 15. 2010 में न्यूटन ने गैरी अनमेरिड के लिए टीवी कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और टीवी सीरीज कॉमेडी या ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2 यंग आर्टिस्ट अवार्ड जीते। 16. न्यूटन ने 2011 की फिल्म बैड टीचर में चेस रूबिन रॉसी की भूमिका निभाई। 17. उन्होंने 2012 की फिल्म पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4 में एलेक्स की मुख्य भूमिका निभाई, जो फ्रेंचाइजी की चौथी थी। 18. और फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए 34वें यंग आर्टिस्ट अवार्ड्स में पुरस्कार जीता। 3. सीजन 10 की शुरुआत में उन्होंने सुपरनैचुरल में क्लेयर नोवाक के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2017 में न्यूटन एचबीओ सीरीज बिग लिटिल लाइज में दिखाई दीं, जो इसी नाम के लियान मोरियार्टी उपन्यास पर आधारित थी। 19. उन्होंने 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी में एंजेला हेस और बेन इजबैक में आइवी बर्न्स के रूप में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। न्यूटन ने पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू में लूसी की भूमिका निभाई है, जो इसी नाम के वीडियो गेम पर आधारित 2019 की लाइव एक्शन फिल्म है। 20. उन्होंने नेटफ्लिक्स मिस्ट्री ड्रामा सीरीज द सोसाइटी में एली की मुख्य भूमिका भी निभाई, जिसका प्रीमियर 10 मई 2019 को हुआ था। 2020 में उन्होंने क्रिस्टोफर लैंडन द्वारा निर्देशित अच्छी तरह से समीक्षित हॉरर कॉमेडी फिल्म फ्रीकी में एक किशोर लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सीरियल किलर के साथ शरीर बदल लेती है। 21. 2021 में वह इयान सैमुअल्स द्वारा निर्देशित द मैप ऑफ टीनी परफेक्ट थिंग्स में दिखाई दीं। 22. उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटुमानिया में एम्मा फुहरमैन की जगह कैसी लैंग 23 का किरदार निभाया है। 24-25. 2024 में न्यूटन ने सुजाना फोगेल द्वारा निर्देशित रियलिटी विनर के बारे में ब्लैक कॉमेडी विनर में ब्रिटनी विनर के रूप में अभिनय किया,
जिसका प्रीमियर 20 जनवरी को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 26 उन्होंने कॉमेडी हॉरर लिसा फ्रैंकस्टीन में लिसा स्वेलोज का किरदार निभाया, जो फ्रैंकस्टीन की 80 के दशक की शैली की रिटेलिंग थी। इसे जेल्डा विलियम्स ने अपनी पहली फिल्म के लिए निर्देशित किया और 9 फरवरी को रिलीज किया। 27-28 उन्होंने एबिगेल में सैमी का किरदार निभाया, जो एक वैम्पायर संचालित हॉरर फिल्म थी, जिसका प्रीमियर 7 अप्रैल को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2002 एबी डाउन ईस्ट मुफ्त बर्गेस छोटा 2003 अच्छा अच्छा क्लो छोटा 2011 बुरा शिक्षक चेस रूबिन रॉसी 2012 पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4 एलेक्स 11 2015 मार्शल आर्ट्स का बच्चा रीना 2016 मोनो केटी 2017 लेडी बर्ड डार्लिन बेल एबिंग मिसौरी के बाहर 3 बिलबोर्ड एंजेला 2018 ब्लॉकर्स जूली बेन वापस आ गया है आइवी बर्न्स 2019 पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू लूसी स्टीवंस 2020 फ्रीकी मिली 2021 छोटी छोटी परफेक्ट चीजों का नक्शा मार्गरेट अज्ञात आयाम असाधारण गतिविधि की कहानी स्वयं दस्तावेजी फिल्म 2023 एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमैनिया कैसी लैंग 31 2024 विजेता ब्रिटनी विजेता लिसा फ्रैंकस्टीन लिसा स्वेलोज अबीगेल सैमी केविन सर्ज डूरंड जन्म 14 जनवरी 1974 एक कनाडाई अभिनेता है। उन्हें द स्ट्रेन में वैसिली फेट, डार्क एंजेल में जोशुआ, लॉस्ट में मार्टिन केमी, एक्समेन ओरिजिन्स, वुल्वरिन में फ्रेड जे, ड्यूक्स द ब्लॉब, रेजिडेंट इविल, रिट्रीब्यूशन में बैरी बर्टन, लीजन में गैब्रियल, रॉबिन हुड में लिटिल जॉन, स्मोकिन एसेस में जीव स्ट्रेमर और द बटरफ्लाई इफेक्ट में कार्लोस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें सिटीजन गैंगस्टर में लेनी जैक्सन की भूमिका के लिए 2012 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जिनी के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। केविन सर्ज डूरंड का जन्म 14 जनवरी 1974 को थंडर बे, ओंटारियो में हुआ था। 1 वे रीना, नी पेरेल्ट और सर्ज डूरंड के बेटे हैं। 2 वे फ्रेंच कनाडाई वंश के हैं। 3. कैरियर। डूरंड को पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें मिस्ट्री, अलास्का में कास्ट किया गया। 4 वह अक्सर कानून प्रवर्तन के दोनों पक्षों के चरित्रों को चित्रित करते हैं, जैसे वॉकिंग टाल में बूथ, वाइल्ड हॉग्स में साइडकिक रेड, स्मोकिन एसेस में साइकोटिक नवनाजी जीव स्ट्रेमर, ओटिसी में शीर्षक भूमिका, लीजन में गैब्रियल, रॉबिन हुड में लिटिल जॉन, फ्रूटवेल स्टेशन में ऑफिसर कारुसो और 2007 में 3:10 टू युमा के रीमेक में ठग टकर को काम पर रखा। 4 डूरंड एक्समेन ओरिजिन्स, वुल्वरिन में ब्लॉब, 5 और रियल स्टील में ह्यू जैकमैन के साथ दिखाई दिए। 6 2012 में उन्होंने सिटीजन गैंगस्टर और डेविड क्रोनबर्ग की कॉस्मोपोलिस में सह अभिनय किया और रेजिडेंट ईविल मूवी फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त, रेजिडेंट ईविल रिट्रीब्यूशन में वीडियो गेम चरित्र बैरी बर्टन के रूप में अभिनय किया। 7 2013 में वह फिल्म द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स में दिखाई दिए। 8 उन्होंने डैरेन एरोनोफ्स्की की नोआ और 2010 के दशक की एटम एगोयान फिल्मों डेविल्स नॉट और द कैप्टिव में सहअभिनय किया। डूरंड ने डार्क एंजेल में जोशुआ, द स्ट्रेन में वैसिली फेट, 9 वाइकिंग्स में हार्बर द वांडरर, 10 टचिंग एविल के अमेरिकी रीमेक में एजेंट जे स्वोप्स, साथ ही CSI, मियामी, ER, विदाउट ए ट्रेस, डेड लाइक मी और अन्य में अतिथि भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने टेलीविजन शो स्टारगेट SG-1 में लॉर्ड जिपैकना, लॉस्ट में मार्टिन कीमी, 4 और DCU के 2019 सीजन के स्वैम्प थिंग में डॉ. जेसन वुड्रू, द फ्लोरोनिक मैन के रूप में भी काम किया। व्यक्तिगत जीवन। डूरंड ने 1 अक्टूबर 2010 को अपनी लंबे समय की प्रेमिका सैंड्रा चो से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। 11. फिल्मोग्राफी। कॉनर एंगस क्लाउड हिकी, 10 जुलाई 1998, 31 जुलाई 2023, एक अमेरिकी अभिनेता थे। उन्हें HBO ड्रामा सीरीज यूफोरिया 2019 से 2022 में फेजको के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों नॉर्थ हॉलीवुड 2021 और द लाइन
2023 में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं और नोआ साइरस, जूस वर्ल्ड, बेकी जी और करोल जी के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए। प्रारंभिक जीवन। कॉनर एंगस क्लाउड हिक्की का जन्म 10 जुलाई 1998 को हुआ था और वे कैलिफोर्निया के ओकलैंड में पले बड़े। 1, 2, 3 वह आयरिश मूल के थे। उनके परिवार के अधिकांश लोग अभी भी आयरलैंड में रहते हैं। 2, 4 उनकी 2 छोटी जुड़वां बहनें थीं, मॉली और फियोना। 3, 5, 6 उन्होंने ओकलैंड स्कूल फॉर द आर्ट्स में स्कूल ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन में भाग लिया। 3 जहां वे अपने भावी यूफोरिया सहकलाकार जेंडाया के सहपाठी थे। 7 क्लाउड ने कहा कि 2013 में ओकलैंड के डाउनटाउन क्षेत्र में एक खराब रोशनी वाली सड़क पर एक निर्माण गड्ढे में गिरने के बाद उन्हें मामूली मस्तिष्क क्षति हुई थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनके सिर के बाईं ओर निशान पड़ गया। 8, कैरियर। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में बार्कलेज सेंटर के करीब वुडलैंड्स रेस्तरां में काम करते समय क्लाउड को यूफोरिया की कास्टिंग डायरेक्टर जेनिफर वेंडिटी ने देखा। उसने शुरू में सोचा कि वह उसे घोटाला करने की कोशिश कर रही है। 9 श्रृंखला में उन्होंने फेजको को चित्रित किया, जो एक दयालु ड्रग डीलर था जो अक्सर श्रृंखला के कुछ मुख्य पात्रों को नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता था। 10 वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चरित्र को एक प्यारा ड्रग डीलर के रूप में वर्णित किया। 10 दूसरे सीजन में उनकी भूमिका का विस्तार किया गया था। 11 उन्होंने यूफोरिया में अपनी भूमिका से पहले कभी अभिनय नहीं किया था। क्षेत्र में उनका एकमात्र पिछला अनुभव तब था जब उन्होंने सेट बनाए और अपने हाई स्कूल के थिएटर विभाग के लिए प्रकाश और ध्वनि पर काम किया था। 12, 2019 में क्लाउड स्ट्रीमिंग एडल्ट स्विम टेलीविजन सीरीज द परफेक्ट वुमेन में खुद के रूप में दिखाई दिए। 13 वह 3 संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। 2020 में वह नोआ साइरस के संगीत वीडियो ऑल 3 में दिखाई दिए। 14 2021 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म नॉर्थ हॉलीवुड में वॉकर की भूमिका निभाई। 15 2022 में वह जूस वर्ल्ड के सिगरेट और बेकी जी और करोल जी के मैमी संगीत वीडियो के लिए 2 संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 16 17 2023 में वह रॉबर्ट डेविड की भूमिका निभाते हुए फिल्म द लाइन में दिखाई दिए। 18 उसी वर्ष उन्होंने यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी UTA के साथ हस्ताक्षर किए। 18, क्लाउड ने 3 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई थीं जो उनकी मृत्यु के समय रिलीज नहीं हुई थीं, हॉरर फिल्में योर लकी डे और एबिगेल और ड्रामा फिल्म फ्रीकी टेल्स। 19 यह पुष्टि की गई कि मरने से पहले उन्होंने योर लकी डे और एबिगेल पर काम पूरा कर लिया था। 20 अपनी मृत्यु से पहले वह वियतनाम युद्ध की घटनाओं पर आधारित टिम ओब्रायन की फिल्म द थिंग्स दे कैरीड में अभिनय करने वाले थे। 21, मृत्यु। क्लाउड 31 जुलाई 2023 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में अपने परिवार के घर में 25 वर्ष की आयु में मृत पाया गया था। 11 15 मृत्यु का कारण आकस्मिक कई दवाओं का ओवरडोज था। 22, फिल्मोग्राफी। पतली परत। अलीशा वियर, जन्म 26 सितंबर 2009, एक आयरिश अभिनेत्री और गायिका है। उन्होंने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और फिल्म मटिल्डा द म्यूजिकल 2022 में मटिल्डा वर्मवुड की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई। प्रारंभिक जीवन। अलीशा वियर का जन्म 26 सितंबर 2009 को डबलिन, आयरलैंड में हुआ था और वह साउथ डबलिन के उपनगर नॉकलीन में पली बड़ी। 1 उन्होंने अवर लेडीज स्कूल में पढ़ाई की। 2 उनकी 2 बड़ी बहनों ने ड्रामा क्लास ली, जिसमें वियर ने भी बड़ी होने पर दाखिला लिया। 3, कैरियर। जब 2017 में म्यूजिकल वंस डबलिन के ओलंपिया थिएटर में लौटा, तो वियर ने इवांका का किरदार निभाया। उन्होंने द लेट लेट टॉय शो में जस्टिन टिम्बरलेक के गाने ट्रू कलर्स का गायन भी किया। 4 उन्होंने 2018 की थ्रिलर डोंट लीव होम में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और 2019 के क्राइम ड्रामा डार्कलैंड्स में लॉरा के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 5 वह टोनी फिन्नेगन की एनी, द विजार्ड ऑफ ओज और ओलिवर के नेशनल कॉन्सर्ट हॉल में दिखाई दीं। उद्धरण की आवश्यकता। वियर 11 वर्ष की थी जब उसे नेटफ्लिक्स के लिए मटिल्डा द म्यूजिकल के फिल्म रूपांतरण में मटिल्डा वर्मवुड के रूप में लिया गया था। 4 और क्रिसमस 2022 में फिल्म के प्रीमियर तक 13 वर्ष की हो गई।
वियर 19 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई 2024 की हॉरर फिल्म अबीगेल में मुख्य भूमिका निभाती है। 6. फिल्मोग्राफी जियानकार्लो ग्यूसेपे एलेसेंड्रो एस्पोसिटो, इतालवी, डीएकेआरएलो ड्यूजेड पीपीई एली एसेसेंडियारो ईएसपीजेडाइटियो, जन्म 26 अप्रैल 1958, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 2009 से 2011 तक एएमसी क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड में गस फ्रिंज की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। साथ ही 2017 से 2022 तक इसकी प्रीक्वल सीरीज बेटर कॉल सॉल में भी इस भूमिका के लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड 2012 जीता और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 3 नामांकन अर्जित किए। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में एनबीसी सीरीज होमिसाइड, लाइफ ऑन द स्ट्रीट 1998 से 1999 में फेडरल एजेंट माइक गियार्डेलो, एबीसी फंतासी सीरीज वंस अपॉन ए टाइम 2011 से 2017 में सिडनी ग्लास बटा मैजिक मिरर, एनबीसी सीरीज रेवोल्यूशन 2012 से 2014 में टॉम नेविल, नेटफ्लिक्स सीरीज डियर व्हाइट पीपल 2017 से 2021 में डॉ एडवर्ड रस्किन्स, अमेजन सीरीज द बॉयज 2019 वर्तमान और द बॉयज प्रेजेंट्स डायबोलिकल 2022 वर्तमान में स्टेन एडगर और डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन 2019 वर्तमान में मोफ गिदोन शामिल है, जिनमें से बाद वाले ने उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन दिलाए। उन्हें स्पाइक ली की कई फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे स्कूल डेज 1988, डू द राइट थिंग 1989, मो बेटर ब्लूज 1990 और मेलकम एक्स 1992। उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में टैप्स 1981, किंग ऑफ न्यूयॉर्क 1990, बॉब रॉबर्ट्स 1992, फ्रेश 1994, द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995, अली 2001, मंकी बोन 2001, लास्ट हॉलिडे 2006, रैबिट होल 2010, द जंगल बुक 2016, ओकजा 2017 और स्टारगर्ल 2020 शामिल है। प्रारंभिक जीवन जियानकार्लो ग्यूसेपे एलेसेंड्रो एस्पोसिटो का जन्म कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। वे जियोवानी जॉन सी एस्पोसिटो के पुत्र थे, जो नेपल्स के एक इतालवी स्टेजहैंड और बरी थे, और एलिजाबेथ लीसा फोस्टर अल्बामा की एक अफ्रीकी अमेरिकी ओपेरा और नाइट क्लब गायिका थीं। 1, 2, 3, 4. जब एस्पोसिटो 6 साल के थे तो उनका परिवार मैनहट्टन चला गया। 5, 6 उन्होंने न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ सेटन कॉलेज में पढ़ाई की और रेडियो और टेलीविजन संचार में 2 साल की डिग्री हासिल की। 6, कैरियर 1998 में एस्पोसिटो ने 1968 में ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 1863 के न्यूयॉर्क ड्राफ्ट दंगों के दौरान सेट किए गए शॉर्टलिव्ड म्यूजिकल मैगी फ्लिन 1968 में शर्ली जोन्स के साथ एक बच्चे की भूमिका निभाई। 7 वह स्टीफन सोंडाइम, हेरोल्ड प्रिग सहयोग में रिलीवी रोल अलोंग के युवा कलाकारों के सदस्य भी थे, जो 1981 में 16 प्रदर्शनों और 56 पूर्वावलोकन के साथ बंद हुआ। 1980 के दशक के दौरान एस्पोसिटो मैक्सिमम ओवरड्राइव, किंग ऑफ न्यूयॉर्क और ट्रेडिंग प्लेसेस जैसी फिल्मों में नजर आए। उन्होंने मियामी वाइस और स्पेंसर फॉर हायर जैसे टीवी शो में भी काम किया। उन्होंने 1981 की फिल्म टैप्स में एक कैडेट जेसी पियर्स की भूमिका निभाई। 8, गैलेक्सी कॉनरेले 2023 में एस्पोसिटो 1988 में उन्होंने निर्देशक स्पाइक ली की फिल्म स्कूल डेज में अश्वेत बिरादरी, गामा फी गामा के नेता डीन बिग ब्रदर ऑलमाइटी के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई, जिसमें काले कॉलेजों में रंग संबंधों की खोज की गई थी। अगले 4 वर्षों में एस्पोसिटो और ली ने 3 अन्य फिल्मों में सहयोग किया, डू द राइट थिंग, मो बेटर ब्लूज और मेलकम एक्स। 1990 के दशक के दौरान एस्पोसिटो प्रशंसित इंडी फिल्मों नाइट ऑन अर्थ, फ्रेश एंड स्मोक, साथ ही इसके सीक्वल ब्लू इन द फेस में दिखाई दिए। वह मेनस्ट्रीम फिल्मों हार्ले डेविडसन एंड द मार्लबोरो मैन में मिकी राउरके के साथ, रेकलेस विद मिया फैरो और वेटिंग टू एक्सहेल में व्हिटनी ह्यूस्टन और एंजेला बेसेट के साथ भी दिखाई दिए। एस्पोसिटो ने टीवी क्राइम ड्रामा होमिसाइड,
लाइफ ऑन द स्ट्रीट में FBI एजेंट माइक गियार्डेलो की भूमिका निभाई थी। यह भूमिका उनके अफ्रीकी अमेरिकी और इतालवी वंश दोनों से प्रेरित थी। उन्होंने शो के 7वें और अंतिम सीजन के दौरान इस किरदार को निभाया और 2000 में बनी टीवी मूवी के लिए भी इस भूमिका को दोहराया। उन्होंने टेलीविजन कॉमेडी बेकर्सफील्ड PD में सार्जेंट पॉल गिगांटे के रूप में एक और बहुजातीय भूमिका निभाई थी। 2012 में एस्पोसिटो। 1997 में एस्पोसिटो ने ट्रबल ऑन द कॉर्नर में डेरिल और नथिंग टू लूज में चार्ली डंट की फिल्म भूमिकाएं निभाईं। अन्य टीवी क्रेडिट में NYPD ब्लू, लॉ एंड ऑर्डर, द प्रैक्टिस, न्यूयॉर्क अंडरकवर और फॉलन एंजल्स, फियरलेस शामिल है। एस्पोसिटो ने ड्रग डीलरों, फ्रेश, ब्रेकिंग बैड, किंग ऑफ न्यूयॉर्क, बेटर कॉल शाउल, द जेंटलमैन, पुलिसकर्मियों, द उसूल सस्पेक्ट्स, डेरेल्ड, राजनीतिक कट्टरपंथियों, बॉब रॉबर्ट्स, डू द राइट थिंग और दूसरे आयाम से नींद के यूनानी देवता हिप्नोस के राक्षसी संस्करण, मंकी बोन, का किरदार निभाया है। 2001 में उन्होंने अली में कैसियस मार्सेलस क्ले सीनियर और पिनेरो में न्यूयोरिकन कवि मिगुएल पिनेरो के दोस्त और सहयोगी मिगुएल एल्ग्रिन की भूमिका निभाई। गैलेक्सी कॉनरेले 2023 में एस्पोसिटो। 2002 में एस्पोसिटो को डेविड ई केली के टेलीविजन ड्रामा गर्ल्स क्लब में एक कानूनी चील के रूप में लिया गया था। हालांकि यह सीरीज केवल एक सीजन तक चली और आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा नहीं मिली, लेकिन इसने एस्पोसिटो के लिए एक व्यक्तिगत मोड़ का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने द वाशिंगटन पोस्ट को बताया, मैंने बॉस खेलना शुरू कर दिया और मुझे एहसास हुआ, ओह ठीक है, यह एक अवसर है, यह वास्तव में मेरे लिए यह दिखाने का एक शानदार अवसर था कि मैं वास्तव में कौन हूं। और यह इसी तरह चलता रहा। 5. 2005 में एस्पोसिटो ने फिल्म हेट क्राइम में एस्पोसिटो नामक एक असहानुभूतिपूर्ण जासूस की भूमिका निभाई, जिसका विषय समलैंगिकता विरोध पर केंद्रित था। 2006 में एस्पोसिटो ने क्वीन लतीफा और टिमोथी हटन के साथ सीनेटर डिलिंग्स के रूप में लास्ट हॉलिडे में अभिनय किया। एस्पोसिटो ने यूपीएन टेलीविजन सीरीज साउथ बीच में संदिग्ध कनेक्शन वाले मियामी व्यवसायी रॉबर्ट फ्यूएंटेस की भूमिका निभाई। वह न्यू एम्स्टर्डम और CSI मियामी में दिखाई दिए। फील द नॉइज 2007 में उन्होंने पूर्व संगीतकार रॉबर्टो की भूमिका निभाई, जो ओमारियन ग्रैंडबेरी के चरित्र महत्वाकांक्षी रैप स्टार रॉब के प्यूर्टो रिकान पिता थे। 2008 में उन्होंने गॉस्पेल हिल के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने फिल्म के निर्माता और स्टार के रूप में भी काम किया। गैलेक्सी कॉनरेले 2023 में एस्पोसिटो के न्यूयॉर्क थिएटर क्रेडिट में द मी नोबडी नोज, लॉस्ट इन द स्टार्स, सीसॉ और मेरिली वी रोल अलोंग शामिल है। 2008 में वे टेनेसी विलियम्स के पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के अफ्रीकी अमेरिकी प्रोडक्शन में गोपर के रूप में ब्रॉडवे पर दिखाई दिए, जिसका निर्देशन डेबी एलन ने किया था और इसमें जेम्स अर्ल जोन्स, फिलिसिया रशद, अनिका नोनी रोज और टेरेंस हॉवर्ड ने अभिनय किया था। 9. 2009 से 2011 तक एस्पोसिटो AMC ड्रामा ब्रेकिंग बैड के सीजन 2 से 4 में न्यू मैक्सिको स्थित मेथाम्फेटामाइन ड्रग रिंग के प्रमुख गस फ्रिंज के रूप में दिखाई दिए। चौथे सीजन में वह शो के मुख्य प्रतिपक्षी थे और इस भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने 2012 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स में ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2012 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नामांकित हुए, लेकिन सहकलाकार आरोन पॉल से हार गए। एस्पोसिटो फिल्म रैबिट होल 2010 में दिखाई दिए। वह ABC कार्यक्रम वंस अपॉन ए टाइम के पहले सीजन में भी दिखाई दिए, जो अक्टूबर 2011 में शुरू हुआ था। उन्होंने मेन के स्टोरीब्रुक शहर में द डेली मिरर के एक रिपोर्टर सिडनी ग्लास की विभाजित भूमिका को चित्रित किया, जो वास्तव में मैजिक मिरर में फंसा एक जिन्न है, जो एक समानांतर परिकथा की दुनिया में द एविल क्वीन के पास है। एस्पोसिटो समय पर अतिथि कलाकार के रूप में बाद के सीजन में भूमिका को दोहराएंगे। 10. एस्पोसिटो रेवोल्यूशन में मेजर टॉम नेविल के रूप में दिखाई दिए, जो एक केंद्रीय चरित्र है जो पायलट में बेन मैथेसन को मारता है। वह एक पकड़े गए डैनी को मोनरो गणराज्य की राजधानी फिलाडेल्फिया ले जाता है। 11. एस्पोसिटो डिजिटल एस्टेट प्लानिंग
नामक एपिसोड के लिए अतिथि कलाकार के रूप में कम्युनिटी में भी दिखाई दिए। उन्होंने चौथे सीजन में पैरानॉर्मल पेरेंटेज नामक एपिसोड में फिर से प्रदर्शन किया। 12 एस्पोसिटो इसके अतिरिक्त एक्शन रोल प्लेइंग साइंस-फाई फर्स्ट पर्सन शूटर गेम डेस्टिनी के एक वीडियो में दिखाई दिए हैं। एस्पोसिटो ने नेटफ्लिक्स एनीमे सीरीज साइबरपंक एडगर्नर्स 2022 में प्रतिपक्षी फेराडे की आवाज दी। एस्पोसिटो ने वीडियो गेम फार क्राई 6 के मुख्य प्रतिपक्षी एंटोन कैस्टिलो को भी आवाज दी, जिसे एस्पोसिटो की उपस्थिति के बाद तैयार किया गया था। उन्हें वीडियो गेम पेडे 2 में सहायक चरित्र के रूप में भी शामिल किया गया था। फिर प्रतिपक्षी द डेंटिस्ट 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एस्पोसिटो वह डीसी यूनिवर्स एनिमेटेड ओरिजिनल मूवीज सीरीज में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सन ऑफ बैटमैन में रास अल घुल और बैटमैन असॉल्ट ऑन अरखाम में एरिक नीधम बटा ब्लैक स्पाइडर की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर द गेट डाउन के पहले सीजन में भी उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2017 में एस्पोसिटो ने ब्रेकिंग बैड प्रीक्वल सीरीज बेटर कॉल शाउल में गस फ्रिंज के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 2019 में वह द बॉयज के पहले सीजन के समापन में स्टेन एडगर के रूप में दिखाई दिए और दूसरे और तीसरे सीजन में भूमिका को दोहराया। 13. 2016 में एस्पोसिटो ने द जंगल बुक फिल्म में अकेला की आवाज दी, जिसे जॉन फेवरयू ने निर्देशित किया था। 14 एस्पोसिटो और फेवरयू एक बार फिर डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन में साथ काम करेंगे, जिसमें एस्पोसिटो एक प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगे, जबकि फेवरयू सीरीज के कार्यकारी निर्माता और इसके लेखक के रूप में काम करेंगे। 15 वह 2019 एपिक्स सीरीज गॉडफादर ऑफ हार्लेम में न्यूयॉर्क के कांग्रेसी एडम क्लेटन पॉवेल जूनियर की भूमिका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इससे ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।